बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सातों डरे हुए हैं, सातों पर खौफ तारी और सातों को कुछ बातों का पता चला है, जिसकी वजह से एक बेनाम लेकिन हकीकी खौफ ने इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इमरान खान की जो आखिरी उम्मीद इद्दत केस से थी कि ये एक दो दिन में आजकल में ये ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, वो भी ख़त्म हो गई है और गर्दन पहले से भी ज़्यादा सख्त शिकंजे में आ गई है। और अभी पीटीआई वालों को पता नहीं कि इस महीने के इख्तिताम तक उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फ़ैसला मुतवक्को है। और ये इस वक्त तक की तो यानी बड़े यकीन से ये बात की जा सकती है, लेकिन जैसा कि हमेशा गुंजाइश कुछ ताख़ीर होने की रहती है, उसका इम्कान हमें सामने रखना होगा। और माजी में ऐसा हुआ है, लेकिन जो होना था वो हुआ, ताख़ीर से हुआ, और आइंदा भी जो होना है वो होगा। और इतला यही है कि इसी महीने शायद टुंटा मुका दिया जाए पंजाबी मुहावरे के मुताबिक। और इद्दत केस में पीटीआई वाले इतने आग बगोला है और उनकी हालत ये है कि उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसे तिलमिलाना कहते हैं। तिलमिलाने की बजाय कुल बुलाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जिस तरह की आग इनको लगी हुई है और ये शोर मचा रहे हैं कि टीवी चैनल्स ने एक गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर अखलाक तबाह कर दिया माशरे का। तो वो कौन सी गैर अखलाकी बात थी जिस पर पीटीआई जैसी अखलाक की अलमबरदार जमात, पीटीआई वालों के मुंह से अखलाक का लफ्ज़ सुनकर वैसे मेरी तो हंसी छूट जाती है। मेरा ख्याल है आपकी भी हंसी छूट जाती होगी, या आप फिर रो पड़ते होंगे कि ये अखलाकियात पर ये वक्त भी आना था कि पीटीआई के मुंह से ये लफ्ज़ निकलेगा। तो वो क्या बात थी जिसने अखलाक तबाह कर दी है और उसकी हकीकत क्या है? तो ये मेन ख़बरें हैं। और सातों डर गए वाली सूरत हाल ये है कि उनको पता चल गया है कि मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा। दो नोटिफिकेशन जो आए थे उस तक बात नहीं है, बात इससे आगे की है और सारे सबूत मौजूद हैं। अब पीटीआई वालों से मुराद मेरी इनके लीडर भी हैं और इनके टीवी पर बैठे हुए एंकर पर्सन भी हैं और इनके यूट्यूबर भी हैं और इनके सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म इस्तेमाल करने वाले मुलाजम पेशा लोग भी शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि देखें, जब ये फ़लाँ जगह गए तो वहाँ भी इस डिग्री की तस्दीक कराएगी और तस्दीक हो गई थी। उसके बाद फिर फ़लाँ जगह पहुँचे, तब भी तस्दीक हुई थी, तो तस्दीक करा ली गई और तस्दीक हो गई थी। तो इस दावे पर जो मेरा तबसरा है वो दरअसल रिजवान रज़ी साहब से मैंने मुस्तार लिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि अच्छा जी, अगर ये बात है तो वो जो तस्दीक नामे हैं वो लाकर दिखा दे मीडिया प्रेस में, बात साफ़ हो जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। ये ज़बानी कलामी तो इल्ज़ाम की सफाई नहीं हो सकती ना। उन्होंने कहा कि ये जाली है, तो साथ में नोटिफिकेशन दिखाए गए यूनिवर्सिटी के भी और उस कॉलेज के भी जिसके बारे में इनका दावा है कि वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। तो इन्होंने नोटिफिकेशन दिखा दिए, ठीक बात है, आप भी नोटिफिकेशन दिखा दें कि फ़लाँ सन में तो इसी यूनिवर्सिटी ने तस्दीक की थी और फ़लाँ सन में तो इसी कॉलेज ने तस्दीक की थी। वो तस्दीक याफ्ता नोटिफिकेशन, उनकी कापियाँ प्रेस को दिखा दें, बात ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन नहीं, उन्हें पता चल गया है कि उनके पास, दूसरों के पास और भी बहुत कुछ है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो सामने आने वाली हैं। लेकिन असल बात ये है कि ये और चीज़ें तो अब सिर्फ़ एक तासुर को गहरा करने के लिए सामने आएंगी, वरना मामला तो एक बात पर ही ख़त्म हो जाता है कि जनाब डिग्री जाली है। यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया डिग्री जाली है, कॉलेज ने भी कह दिया कि ये जाली तालिब इल्म था, इस नाम का कोई तालिब इल्म नहीं था। और इस दोनों चीज़ों के हक़ में ऐसा नहीं है कि कराची यूनिवर्सिटी से अगर रब्ता किया जाए तो वो कहेंगे कि नहीं जनाब, हमें तो इस नोटिफिकेशन का पता नहीं था, या हमने ये गलत फहमी से जारी कर दिया, या इसका मतलब ये था। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उन्हें पता चल गया है कि शामत आने वाली है। और इस एक ही नहीं, सातों डरे हुए हैं, सातों डरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सातों के कच्चे चिट्ठे जो हैं वो किसी न किसी जगह दस्तयाब हो गए हैं, इकट्ठे कर लिए गए हैं, मेज़ पर रख दिए गए हैं। और वैसे भी जो अंधेर गर्दी इन सातों ने मचाई थी
खुदा की पनाह दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी अंधेर नगरी मचाने का कोई सोच भी नहीं सकता जो यहाँ मचाई गई, और मामलात आगे जाएंगे। इन लोगों को खुशफहमी है कि हुकूमत अपने गलत फ़ैसलों की वजह से, माशी फ़ैसलों की वजह से कमज़ोर हो गई है। ये बात तो सब कर रहे हैं कि हुकूमत ने गलत फ़ैसले किए हैं। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि लोगों का जीना हराम हो गया। वाक़तन, मुहावरतन नहीं, वाक़तन हराम हो गया है। यानी जितनी कोई आमदनी कमाता था सारी की सारी वो बिजली के बिलों की मद में देगा। इसका अजाला अगर नवाज़ शरीफ साहब नहीं निकलवा सके तो नवाज़ शरीफ की सियासत को भी नुकसान पहुँचेगा। और इस हुकूमत के बारे में जो मनफी राय आमा है वो इस वक्त तकरीबन 100% के लेवल को छू चुकी है, 100% की शरह हासिल कर चुकी है। लेकिन इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए हुकूमत पर जितनी भी तनकीद की जाए कम है। और लोगों का फ़र्ज़ है, लोगों की ड्यूटी है, सियासी जमातों का ये सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हुकूमत को मजबूर करें कि वो इस जुल्म को अगर वापस नहीं ले सकती तो इस जुल्म के मैग्नीट्यूड में कुछ कमी लाए। इसने तो 8.5 रिक्टर स्केल का जलजला बर्पा कर दिया है मिडिल क्लास तबके में। लेकिन ये बात अपनी जगह, इस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन इससे इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि निज़ाम कमज़ोर हो रहा है और गर्दन शिकंजे से छूट जाएगी। ऐसा नहीं है। आपने देख लिया कि ISI को दुश्मनों के सामने बेबस करने का फ़ैसला हुकूमत ने गैर मुअस्सर कर दिया है और एक एक्ट जारी करके ISI के इख्तियारात एक कानून के तहत, आइन में मौजूद, पहले से मौजूद एक कानून के तहत ISI का ये इख्तियार बहाल कर दिया है कि वो टेलीफोन टेप कर सकती है किसी भी मशकूक आदमी का। एक कॉमन सेंस की बात मैं करता हूँ। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दुनिया के हर मुल्क में होती है, इनके बगैर मुल्क चला नहीं करते। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या करती हैं? वो यही तो करती हैं, एक जासूसी करती हैं। अगर जासूसी ना करें तो फिर वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नहीं हैं, फिर तो वो पुलिस डिपार्टमेंट हो जाएगा। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, बहुत पुराना। उस वक्त हम तालिब इल्म थे तो 71 की जंग छिड़ी और उस ज़माने में एक फ़ौजी हमारे मोहल्ले में, पता नहीं किस काम से है, अब याद नहीं है बातें, बहुत सारी बातें भूल गई हैं। जो लतीफ़ा जो ये हुआ कि एक आदमी, जिस तरह झल्ले से किस्म के लोग नहीं होते, थोड़े से, यानी थोड़े से सादा मिजाज और इस तरह के आदमी, तो एक आदमी ने उसे समझा कि पता नहीं कितना बड़ा फ़ौजी है उससे। वल्लाह आलम उस फ़ौजी का रैंक क्या था मुझे नहीं याद, लेकिन वो उस फ़ौजी के पास पहुंचा और सलाम दुआ की, झुक झुक कर मिला और उसकी बड़ी तारीफ़ें करने लगा कि आप ये हैं और आप वो हैं। तो उस फ़ौजी ने गालिबन अपनी जान छुड़ाने के लिए कि ये क्या मुझे चिमट गया है, उसे कहा कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम ऐसा करो कि ज़रा नज़र रखना, जंग का ज़माना है, इंडिया के लोग इधर उधर फिर रहे होंगे, कोई मशकूक आदमी नज़र आए तो मुझे इत्तला देना। वो झल्ला आदमी इतना खुश हुआ कि उसने सीना फुला लिया और बल्कि सीना चौड़ा करके ना गलियों बाज़ारों में हर एक को बताने लगा कि मैं जासूस हूँ। किसका जासूस हूँ? मैं फ़ौज का जासूस हूँ। उसने शहर के बच्चे बच्चे को बता दिया कि ये मैं फ़ौज का जासूस हूँ, फ़ौज ने मुझे जासूसी पर मुकर्रर किया है। और उसका बाकायदा मजाक बन गया, वो आ रहा है फ़ौज का जासूस, वो आ रहा है फ़ौज का जासूस। तो ये लतीफ़ा तो खैर इसका इस इशू से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बात इसमें जो नुक्ता है ना वो ये है कि जासूस वो होता है जिसके बारे में किसी को पता ही ना चले कि ये जासूस है। अगर उसके बारे में, अगर क्या आपने कभी सुना कि किसी जासूस ने अपने घर या दफ्तर की नेम प्लेट पर लिखा हो कि मोहम्मद अब्दुल हकीम खसूसी एजेंट, खुफिया एजेंट और स्पेशल जासूस? ये नहीं होता। और इंटेलिजेंस एजेंसियां खुफिया रहकर मालूमात हासिल करती हैं कि दुश्मन कहीं कोई वारदात तो नहीं कर रहा। अब आगे का जो सवाल है ना वो कि ये एजेंसियां इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती हैं, या सियासतदानों के फ़ोन को टेप नहीं करनी चाहिए, या इस तरह की बातें जो मर्ज़ी आप कर लें, वो एक अलग काबिल बहस बात है। उसमें भी गुंजाइश निकलती है कि सियासतदान भारत के एजेंट अगर निकलें तो क्या उनको सियासतदान होने की बुनियाद पर माफ़ कर दिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये इसी तरह की बात है जैसे पुलिस है, पुलिस को तफ्तीश का अख्तियार है, गिरफ़्तारी का अख्तियार है, तो वो गलत इस्तेमाल करती है, बेगुनाहों को पकड़ती है, रिश्वत भी लेती है, छोड़ भी देती है। तो क्या पुलिस का ये इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए? ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है। पुलिस का इख्तियार ख़त्म करेंगे तो पुलिस का इदारा ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जो मुजरिम पकड़े जाते हैं सचमुच के वो भी नहीं पकड़े जाएंगे।
तो इसी तरह अगर इंटेलिजेंस एजेंसी मुल्क की दिफा के लिए किसी का फ़ोन टैप करती है या जासूसी करती है तो ये उसका इख्तियार है। दुनिया के हर मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी को इख्तियार है, और अगर वो गलत इस्तेमाल करती है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ तो जनाब जज साहब ने कमाल किया, आओ देखा ना ताओ, और पाबंदी लगा दी कि कोई एजेंसी किसी का फ़ोन, किसी का डाटा मालूम ही नहीं कर सकती। यानी कि पाकिस्तान के दिफा को पाकिस्तान के दुश्मनों के सामने हाथ पांव बांध कर डाल दिया गया। तो अब वफाकी हुकूमत ने ये इक़दाम किया, और ऐसे इक़दाम और भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो खबर दी थी ना कि कोई बड़ा इक़दाम होने वाला है, वो इससे बहुत बड़ा इक़दाम है। वो इक़दाम ऐसा है कि जिसके बाद PTI का बोलू राम हो जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं मानते, कहते हैं कि PTI का बोलू राम नहीं हो सकता, इसके पास बड़ी अवामी हमायत है। तो उनसे एक मिसाल अर्ज़ है कि PTI जितनी चाहे मकबूल हो, कराची, हैदराबाद, सखर और अर्बन सिंध के शहरों में अल्ताफ़ हुसैन जितने मकबूल लीडर थे, उसकी मिसाल अगर कोई हम किसी से दे सकते हैं तो वो शेख मुजीब से दे सकते हैं। भुट्टो की मकबूलियत भी इतने % नहीं थी जितनी इस इलाके में। तो फिर आपने देखा कि जब रियासत ने फ़ैसला किया कि इसका बोरिया बिस्तर गोल करना है, जब फैसला किया, जब तक फैसला नहीं किया उसको खुली छूट रही, और जब फैसला किया किसी भी वजह से किया तो फिर आपने देखा कि चंद महीनों के अंदर अंदर अल्ताफ़ भाई का बोलू राम हो गया। वही अल्ताफ़ भाई जो लंदन से पार्टी के ऑफिस में सिर्फ एक फ़िक्रा टेलीफोन पर कहता था कि कल शहर जाम होगा, और अगले दिन शहर कराची भी, हैदराबाद भी और दूसरे शहर भी जाम हो जाते थे, शटर डाउन, ट्रैफिक जाम। तो उसका बोलू राम हो गया कि नहीं हो गया? तो ये फ़ैसला गालिबन इस एक महीने के अंदर अंदर 14 अगस्त से पहले ये फ़ैसला, ये बड़ा इक़दाम उठने वाला है। अच्छा, तो नाज़रीन अब थोड़ा सा जिक्र इमरान खान की इद्दत केस वाली, वो आपने ख़बरें सुन ली कि 3 केसेस दहशतगर्दी के ऐसे हैं जिनमें इमरान खान ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, जिसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, वो कल सुना दिया गया। और PTI का मीडिया सेल ये बता रहा था कि इद्दत केस जज ने उड़ा देना है, और ये जो फ़ैसला महफूज किया गया है ये दरअसल इमरान खान की तीनों दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं, और फ़ैसला फ़लाँ तारीख को ये सुनाया जाएगा, लेकिन ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। इसके बाद किसी का बाप भी इमरान खान को बाहर आने से नहीं रोक सकता। तो ये आखिरी उम्मीद थी इनकी, वो भी ख़त्म हो गई। अब इद्दत केस उड़ता है आज या नहीं उड़ता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदलिया अपने चाले चल रही है, रियासत अपनी चाले चल रही है। 3 मुकदमात में इसकी ज़मानत दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, और इसके बाद यानी इमरान खान के बाहर आने का जो ये एक शेख चिल्ला वाला ख्वाब देख रहे थे ना, शेख चिल्ली के ख्वाब छोटे होते थे, ये शेख चिल्ला हैं, ये सारे शेख चिल्ले हैं। तो शेख चिल्लों के जो ख्वाब थे वो ज़ाहिर चिकनाचूर हो गए, इसलिए उनको ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मानिका ने, बुशरा बीबी के शौहर ने, या बुशरा बीबी के शरीक शौहर ने, 2 शौहर हैं तो दोनों को फिर हम शरीक ही कहेंगे ना, हम जुल्फ तो नहीं कह सकते। तो उस पर जो इन्होंने गुस्सा निकाला है, आग बगोला हुए हैं, भड़क उठे हैं, और TV चैनल्स को बेगैरत कह दिया है, और TV चैनल्स को गालियाँ दे रहे हैं कि इन्होंने अखलाक बाख्ता फ़िक्रे नशर किए हैं। तो इस गुस्से में दरअसल ये ज़मानतें मुस्तरद होने वाला गुस्सा भी शामिल है। तो खबर मनिका ने ऐसा क्या कहा? बाकी बातें तो उसने वही कही जो पहले भी कह चुका है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुका है, वो अदालत में भी कह चुका है। और जो जिस फ़िक्रे पर इनकी वो यानी रग फट गई है दिमाग की, वो फ़िक्रा भी उसने कोई पहली मरतबा नहीं कहा। इस मरतबा थोड़ा अल्फाज उसने ज़्यादा वाज़ेह इस्तेमाल किए। और फ़िक्रा क्या था? फ़िक्रा ये था कि आखिर इन दोनों को इतनी जल्दी क्या थी कि इद्दत के अंदर ही निकाह कर लिया। इतनी जल्दी क्या थी? वो इतनी जल्दी को ये कह रहे हैं, ये PTI का सारा जितना भी ये भोंपू सेल है ये कह रहा है कि उसने गैर अखलाकी फ़िक्रा कहा है, और इसकी वो तशरीह एक फोहश मानों में कर रहे हैं। और इस फोहश माने के पस मंज़र में ज़ाहिर है वो ट्विटर पर होने वाले सारे तबसरे हैं जो अज़राह तफन्नुन किए जाते हैं कि हिद्दत में शिद्दत, इद्दत में हिद्दत की शिद्दत, पता नहीं क्या इस तरह की जो, तो ये फोहश माने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सबको पता है
पीटीआई वालों को भी पता है और पीटीआई के मुखालफों को भी पता है कि जल्दी क्या थी, जल्दी क्यों थी। और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, कुछ सीना गजट नहीं, अखबारात में छप चुकी है, टीवी प्रोग्रामों में कही जा चुकी है कि बुशरा बीबी ने कहा था कि मेरा जो 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 भी मेरा काला इल्म है, काला जादू वगैरह वगैरह, तो मेरा जो इल्म है जिसको वो रूहानी इल्म कहती है, मेरा रूहानी इल्म ये कहता है कि अगर फ़लाँ तारीख को शादी ना हुई तो तुम वज़ीर आज़म नहीं बन सकोगे। तो जनाब ये जल्दी थी जिसकी तरफ खावर मनिका ने इशारा किया। अब पीटीआई के जहनों के अंदर एक गलाजत है, एक खबासत है, एक फहाशी का वो ठाठे मारता हुआ सैलाब है, जिसकी वजह से उन्होंने खावर मनिका का ये मतलब लिया। और खावर मनिका का मतलब वही था जो बुशरा बीबी का था कि अगर इस तारीख तक निकाह ना हुआ तो तुम वज़ीर आज़म नहीं बन सकोगे, क्योंकि उस मुआहदे में ये बात शामिल थी कि मैं काला इल्म करके तुम्हें वज़ीर आज़म बनाओगी। काला इल्म का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो इसको रूहानी इल्म कहती थी। ऐसा कौन सा रूहानी इल्म है जिसकी बुनियाद पर लोग वज़ीर आज़म बन जाते हैं? और ऐसा कोई काला इल्म भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर कोई वज़ीर आज़म बन जाए। इमरान खान वज़ीर आज़म इसलिए बना कि बिज्जू बाजवा और फैज़ और रहील शरीफ और वो पिज़्ज़ा बाजवा जो भागे अमेरिका, और फैज़ुल इस्लाम और वो जो भी नाम है आपके जहन में है, पाशा वाशा, ये सारे फैसला कर चुके थे कि नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों का सफाया करना और उनकी जगह इमरान खान को लाना है। बुशरा बीबी अगर पैदा भी ना हुई होती तो इमरान खान को वज़ीर आज़म इन्होंने बनाना था। इसका किसी जादू से, किसी रूहानी इल्म से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इमरान खान एक हर शैतान की तरह इसका भी एतक़ाद जो है वो ज़ईफ़ुल एतक़ादी वाला है। तो इस ज़ईफ़ुल एतक़ादी के बुनियाद पर इसने बुशरा की बातों पर यकीन कर लिया और ये समझ लिया कि यही मुझे वज़ीर आज़म बनाएगी। और अगर ये तारीख़ इद्दत के अंदर पड़ रही है तो कोई परवाह नहीं, वज़ीर आज़म बन जाएँ, फिर देख लेंगे क्या होता है। फिर देख लिया ना क्या होता है, फिर ये होता है जो अब हुआ। तो अब इन पीटीआई के जिनके मुंह से अखलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरी तो हंसी छूट गई। इनसे कोई पूछे कि बाबा, एक आदमी ने एक आदमी की बीवी चोरी कर ली, भगा कर ले गया, उसने अखलाक का मेयार कायम रखा, अखलाक का मेयार कायम किया, और जिस शौहर की बीवी चोरी की गई अगर वो इस चोरी पर फरियाद करता है तो तुम कहते हो कि ये अखलाक से गिरा हुआ शख्स है, ये तो बेगैरत है, ये तो फलाना है। यानी आप एक आदमी के घर जाएं, उसके घर में मान रहें, उसकी बीवी जाते हुए चोरी करके ले जाएं, तो ये माशाल्लाह रियासत मदीना वाली बात है, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और अगर उसका शौहर एहतजाज करे तो वो वाजिबुल कत्ल है, और उसको कत्ल करने की कोशिश भी की गई। एक वकील को यानी कुछ दिन के लिए जेल में रहना भी पड़ा, मुकदमा भी हो गया। तो नाज़रीन, ये था उसका राज। तो अब ये जो बड़ा इक़दाम है इसकी मैं मज़ीद तफसील नहीं बता सकता। कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़ाहिर है किसी न किसी तौहीन के चक्कर में भी आ सकता है आदमी, लेकिन पीटीआई अलविदा होने का वक्त आ पहुंचा है। और ये आईएसआई के इख्तियारात की बहाली से भी एक खुला मैसेज चला गया है और सातों के ख़िलाफ़ शिकंजा मज़ीद सख्त होने वाला है। ये अब तक की पेशरफ्त है। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का जो इजाफ़ा है वो 3 महीने के लिए माफ़ किया है। इस बात की तारीफ़ तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि जितना जुल्म ढाया गया है उसके बाद इस बात की तारीफ़ करने को दिल नहीं करता, क्योंकि ठीक है वो एक तबके को फ़ायदा होगा, लेकिन जिस तबके को आपने उल्टी छुरी से ज़िबा कर डाला है उनका क्या कसूर है, उनका क्या बनेगा। और फिर सूरत हाल ये है कि अगर IMF के हुक्म पर ये किया गया, आप मजबूर थे, आपके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो ठीक है आप आवाम को एतमाद में लेते कि ये सूरत हाल है। और अब हम आवाम को दूसरी तरफ से रिलीफ ये दे रहे हैं कि ये जो हज़ारों अफसरों की 2000 यूनिट की बिजली मुफ्त है, जिनका हर महीने का फ़ी अफसर लाखों रुपए का पेट्रोल मुफ्त है, इसमें हम चलिए ख़त्म नहीं करते, इसमें कटौती कर रहे हैं। इसमें कटौती से जो रकम बचेगी वो हम आपको बिलों की मद में थोड़ी रियायत दे देंगे। वो नहीं किया, बल्कि उनकी रियायत, उनकी मराहत और उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया। और इजाफ़ा भी कितना, 150%। पूरी एलीट क्लास को इन्होंने निहाल कर दिया। और फिर वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में इजाफ़ा, और वज़ीरों मशीरों की फ़ौज के लिए नई गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की, और अफसरों के लिए भी एक AC को
2-2 करोड़ की, 1.5-1.5 करोड़ की गाड़ी दी गई है, 1-1 करोड़ की गाड़ी दी गई है। क्या इसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता था? क्या अमेरिका में इस लेवल के अफसरों के पास इतनी ही कीमती गाड़ियाँ होती हैं, या बरतानिया में, या इंडिया में? अगर हम अमेरिका, बरतानिया और वो स्कैंडिनेविया के ममालिक का मेयार नहीं अपना सकते, तो भारत ही का मेयार अपना लें। भारत में कौन सी हुकूमत है जिसके वज़ीरों को ये अय्याशियाँ मुयस्सर हैं? यानी इंडिया की काबीना के वज़ीरों को जो मराआत मिलती हैं, जो सहूलियात मिलती हैं, जो गाड़ियाँ मिलती हैं, वो हमारे सूबाई वज़ीर के मुकाबले में भी 10 गुना कम है। वफाकी वज़ीर को छोड़ें, सूबाई वज़ीर के मुकाबले में 10 गुना कम है। तो शहबाज शरीफ से अवाम का ये गिला बनता है कि उन्होंने आकर अशराफिया को नवाजा है, और बेपनाह नवाजा है। और पंजाब से भी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि लोगों के लिए गैर ज़रूरी गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं। और इस तरह ज़ाहिर है इसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास वोट बैंक के नाम पर क्या बचेगा, जो एक बड़ी दुखी कर देने वाली बात है। इसलिए कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की क़यादत में वाहिद जमात थी, पाकिस्तान की वाहिद जमात, जिसने अपने तीनों अदवार में मुल्क को तरक्की दी। इससे पहले भुट्टो साहब ने भी मुल्क को तरक्की नहीं दी, बेनज़ीर साहब भी कोई तरक्की याती ख़ास कुछ ना कुछ उन्होंने किया। भुट्टो साहब के दौर में भी कुछ न कुछ हुआ, लेकिन बहुत कम, और बेनज़ीर साहबा के दौर में भी बहुत कम हुआ। और इसके अलावा तो कोई दौर और है ही नहीं। इमरान खान ने आकर तो बेड़ा ही गर्क किया, और बाकी दौर फौजी हुकूमतों के रहे हैं। तो ये वाहिद लीडर है नवाज शरीफ साहब, जिनके दौर में मुल्क ने फिर वाकई तरक्की की, और ऐसी तरक्की की कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, और लोग पेशगोइयाँ कर रहे थे कि पाकिस्तान इतने अरसे में, पाकिस्तान के लोग नहीं, दुनिया के लोग ये तबसरे कर रहे थे कि ये चंद साल या एक अशरे के बाद पाकिस्तान की मईशत इतनी बुलंदी पर पहुंच चुकी होगी कि ये जनूबी कोरिया, मलेशिया और ताइवान की नज़दीक पहुंच जाएगा। ये लोग बातें कर रहे थे। अब उन्हीं नवाज शरीफ की पार्टी के दौर में हमने मईशत का जो हाल कर दिया है, उसके बाद फिर अफसोस करने के अलावा, हाथ मलने के अलावा क्या बाकी रह जाता है। एक इतला मैंने और देनी थी कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बस आया ही चाहता है। समातें तकरीबन मुकम्मल है, 2 गवाहों के बयानात होने हैं, और दोनों गवाह बहुत अहम हैं। एक ज़ुबैदा जलाल है और एक परवेज़ खट्टक। और परवेज़ खट्टक को धमकी दी थी गंडापुर ने कि अगर झूठी गवाही दी तो ये कर दूंगा। तो बात यह है कि परवेज़ खट्टक झूठी गवाही देने नहीं आ रहा, वो सच्ची गवाही देने आ रहा, जिसके बाद इमरान खान की गर्दन को इस मुकदमे में सज़ा होने से कोई बचा नहीं सकेगा। और वैसे भी गवाह तो इस मामले को और पक्का करने के लिए हैं, वरना खुद कैबिनेट्स के इजलास के जो मिनट्स हैं इमरान खान को सज़ा दिलवाने के लिए वही काफ़ी हैं। कैबिनेट की कार्रवाई के अंदर जो लिखा हुआ है कि एक बंद लिफाफा दिखाकर कैबिनेट से कहा गया कि आप इसकी मंजूरी दे दें, और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यानी कि एक कानून तोड़ा गया, एक ज़ाब्ता तोड़ा गया, और कबीना को बताए दिखाए बगैर उनकी मंजूरी ज़बरदस्ती ले ली गई। तो ये बस 100 मिलियन पाउंड का फ़ैसला किसी भी दिन आ सकता है, आने वाले कुछ दिनों में किसी भी दिन ये फ़ैसला आ सकता है। और जिसके बाद फिर PTI का वावेला जो होगा वो वावेले से ज़्यादा सफ़े मातम वाला समा होगा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।